भारतीय राजनीति गवाह है कि दक्षिण से उठने वाली आंधी की गूंज हमेशा दिल्ली तक पहुंचती है। तमिलनाडु में इतिहास ने तब करवट ली जब सुपरस्टार थलापति विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम के ऐतिहासिक बहुमत के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फोर्ट सेंट जॉर्ज के बाहर उमड़ा जनसैलाब यह बता रहा था कि राज्य को उसका नया मसीहा मिल गया है। कुर्सी संभालते ही विजय ने साफ कर दिया कि वे सत्ता का सुख नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने आए हैं। लेकिन किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि अभिनेता से राजनेता बने विजय का यह सफर इतनी जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीधे टकराव में बदल जाएगा। यह कहानी उसी राजनीतिक भूचाल की है जिसने पूरे देश की सियासत को झकझोर कर रख दिया है। तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति के गहरे रिश्ते जैसे एमजीआर और जयललिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए थलापति विजय सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने कड़े फैसलों से साबित कर दिया कि वे कोई रबर स्टैंप नेता नहीं हैं। हालांकि उनकी असली परीक्षा दिल्ली केंद्र सरकार के साथ टकराव थी। सामाजिक न्याय और द्रविड़ अस्मिता पर आधारित विजय की विचारधारा केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के बिल्कुल विपरीत थी। चुनाव प्रचार से शुरू हुआ यह वैचारिक विरोध जल्द ही सरकारी नीतियों और फाइलों में बदल गया, जिसने भारत के संघीय ढांचे और केंद्र राज्य संबंधों के सामने एक नई और आक्रामक चुनौती खड़ी कर दी। टकराव का पहला बड़ा कारण बनी केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख नीतियां, विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भाषा का मुद्दा और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट। तमिलनाडु दशकों से हिंदी थोपे जाने का मुखर विरोधी रहा है। मुख्यमंत्री विजय ने राज्य विधानसभा में एक ऐतिहासिक और कड़ा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि तमिलनाडु में केवल तमिल और अंग्रेजी का ही वर्चस्व रहेगा और किसी भी रूप में भाषा को थोपा जाना राज्य की अस्मिता पर सीधा हमला माना जाएगा। इसके साथ ही नीट परीक्षा को लेकर राज्य के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विजय सरकार ने केंद्र के खिलाफ एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक मोर्चा खोल दिया। तमिलनाडु विधानसभा का वह विशेष सत्र भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जब मुख्यमंत्री विजय अपनी सीट से उठे तो सदन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक बिल पेश किया जिसने राज्य के वित्तीय और शैक्षिक अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित करने की स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर दी थी। विजय ने सदन में बेहद शांत लेकिन चुभने वाले लहजे में कहा, हम राष्ट्र के विकास में एक मजबूत भागीदार बनना चाहते हैं, लेकिन हम किसी के अधीन काम करने वाले मूक दर्शक नहीं हैं। इस एक वाक्य ने सदन में मौजूद विपक्ष को निशब्द कर दिया। यह केवल एक सरकारी बिल नहीं था, बल्कि यह दिल्ली के नाम एक स्पष्ट घोषणा पत्र था कि राज्य अपनी कमाई का एक एक पैसा और अपनी शिक्षा व्यवस्था का हर नियम अपने लोगों के भविष्य के लिए कैसे तय करेगा। विजय ने साफ कर दिया कि नीतियां थोपी नहीं जा सकती, उन पर संवाद होना चाहिए। यह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक देश एक प्रणाली के विजन को एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दी गई एक खुली और स्पष्ट चुनौती थी। विजय की सफलता का एक बड़ा रहस्य उनका जमीनी स्तर का नेटवर्क था। राजनीति में आने से पहले ही विजय के पास अपने लाखों वफादार प्रशंसकों की एक मजबूत फौज थी। जब वे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस विशाल नेटवर्क को एक अनुशासित और वैचारिक रूप से मजबूत राजनीतिक कैडर में बदल दिया। पंचायत स्तर से लेकर बड़े शहरों तक उनके कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। यह कोई साधारण राजनीतिक संगठन नहीं था, बल्कि यह उन युवाओं की फौज थी जो अपने नेता के हर शब्द को पत्थर की लकीर मानते थे। जब दिल्ली से कोई राजनीतिक चाल चली जाती तो विजय का यह कैडर रातों रात पूरे राज्य के गांव-गांव में उसका तोड़ पहुंचा देता। इस जमीनी जुड़ाव ने दिल्ली के बड़े रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वे किसी पारंपरिक राजनीतिक पार्टी से नहीं बल्कि एक जन आंदोलन से लड़ रहे थे। जब चेन्नई से उठने वाली बगावत की आवाजें दिल्ली दरबार तक पहुंची तो केंद्र सरकार का सतर्क होना लाजमी था। भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो अपनी अचूक रणनीतियों और राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए पूरे देश में मशहूर हैं, उन्होंने इस नए राजनीतिक खतरे को भांप लिया। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु, हमेशा से केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के लिए एक अभेद्य दुर्ग रहा है, जिसे वे फतह करना चाहते थे। लेकिन विजय के मुख्यमंत्री बनने और उनके आक्रामक रुख ने दिल्ली के इन सपनों के आगे एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार ने विजय सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई संवैधानिक और प्रशासनिक साधनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। राज्य के फंड को रोकने की खबरें, केंद्रीय जांच एजेंसियों की राज्य में बढ़ती सक्रियता और राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार के विधेयकों को अटकाने की रणनीतियां, ये सभी वो राजनीतिक हथियार थे जो इस महासंग्राम में इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन अमित शाह की इस घेराबंदी का जवाब विजय ने एक बंद कमरे से नहीं बल्कि सड़कों पर जनता के बीच जाकर दिया।
जो युवा कल तक विजय की फिल्मों की टिकट के लिए लंबी कतारों में खड़े होते थे, वे अब अपने नेता की विचारधारा की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए थे। चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर और त्रिची की सड़कों पर लाखों छात्रों और युवाओं ने शांतिपूर्ण लेकिन बेहद प्रभावशाली मार्च निकाले। विजय ने अपनी रैलियों में युवाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी कुर्सी को बचाने की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई तमिलनाडु के भविष्य और उसके स्वाभिमान को बचाने की है। जनता का यह अभूतपूर्व समर्थन देखकर दिल्ली के रणनीतिकारों को भी अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर होना पड़ा। विजय ने बहुत ही चतुराई से अमित शाह की आक्रामक राजनीति का जवाब एक शांत लेकिन दृढ़ जन आंदोलन के साथ दिया, जिससे राज्य में उनकी लोकप्रियता रातों रात और भी अधिक बढ़ गई। मुख्यमंत्री विजय अच्छी तरह से जानते थे कि दिल्ली से यह लड़ाई केवल राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए एक गहरे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता थी। उन्होंने तमिलनाडु में तमिल गौरव को एक नए और आधुनिक रूप में पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। राज्य भर में बड़े पैमाने पर तमिल साहित्य, कला, इतिहास और संस्कृति से जुड़े महोत्सवों का आयोजन किया जाने लगा। विजय ने राज्य के शिक्षा पाठ्यक्रम में भी ऐसे बदलाव किए जो राज्य के गौरवशाली चोल, चेयर और पांड्य साम्राज्यों के इतिहास को प्रमुखता देते थे। उनका उद्देश्य साफ था, राज्य के युवाओं को अपनी जड़ों से इतना गहराई से जोड़ना कि कोई भी बाहरी राजनीतिक या सांस्कृतिक विचारधारा उन पर हावी न हो सके। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने राज्य की जनता को विजय के पीछे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा कर दिया, जिसे भेदना किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए लगभग असंभव हो गया था। यह लड़ाई केवल प्रशासनिक नीतियों तक सीमित नहीं थी, यह व्यक्तित्वों का भी एक बड़ा टकराव था। एक तरफ देश के सबसे शक्तिशाली और करिश्माई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिनका पूरे विश्व में डंका बज रहा था और जिनकी नीतियां एक मजबूत, केंद्रीकृत और सशक्त भारत के निर्माण पर केंद्रित थीं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विजय थे, जो भारत के संघीय ढांचे की मजबूती और राज्यों की पूर्ण स्वायत्तता की वकालत कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई भाषणों में राष्ट्रीय एकता, विकास के डबल इंजन मॉडल और पूरे देश को एक साथ लेकर चलने की बात की। उन्होंने परोक्ष रूप से उन क्षेत्रीय ताकतों पर निशाना साधा जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की एकता में बाधा डाल रही थीं। लेकिन विजय का राजनीतिक नैरेटिव बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपने एक बेहद चर्चित विधानसभा भाषण में कहा कि सच्चा राष्ट्रवाद राज्यों की संस्कृति और उनकी विविधता को कुचलने में नहीं, बल्कि उनका सम्मान करने में है। अगर दिल्ली सोचती है कि वह अपनी सत्ता के गुरूर में तमिलनाडु के अधिकारों को पैरों तले रौंद देगी, तो यह उनका सबसे बड़ा भ्रम है। यह महासंग्राम केवल रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं था। असली जंग तो प्रशासनिक दफ्तरों की फाइलों में लड़ी जा रही थी। केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों की इस लड़ाई में कई बार ऐसा मौका आया जब राज्य के अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। जब केंद्र की ओर से कुछ विशेष योजनाओं को राज्य में लागू करने का दबाव बनाया गया, तो विजय सरकार ने साफ कह दिया कि वे केवल उन्हीं योजनाओं को स्वीकार करेंगे जो राज्य की जनता के वास्तविक हितों के अनुकूल होंगी और जिनका नियंत्रण राज्य सरकार के पास रहेगा। विजय के इस आक्रामक रुख ने उन्हें केवल तमिलनाडु का निर्विवाद नेता ही नहीं बनाया, बल्कि पूरे भारत में विपक्ष के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी जगा दी। विजय ने चेन्नई में गैर सत्ताधारी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक भव्य संकल्प सम्मेलन आयोजित किया। पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब जैसे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विजय के इस साहस का न केवल समर्थन किया, बल्कि इस मंच से केंद्र की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प भी लिया। अचानक से थलापति विजय उस राष्ट्रीय विपक्षी गठबंधन के सबसे मजबूत और युवा चेहरे के रूप में आ गए, जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के राजनीतिक रथ को रोकने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली दरबार, जिसने शुरुआत में विजय को केवल एक सिनेमाई सितारा समझकर कमतर आंकने की भूल की थी, अब अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गया था। केंद्र सरकार समझ चुकी थी कि विजय कोई पारंपरिक राजनेता नहीं है जिन्हें आसानी से डराया या खरीदा जा सके। उनका जनता के साथ सीधा और भावनात्मक जुड़ाव उनके राजनीतिक कवच को अभेद्य बना रहा था। जैसे जैसे यह राजनीतिक ड्रामा आगे बढ़ रहा था, पूरे देश की निगाहें अब अगले आम चुनावों पर टिक गई थीं। विजय का यह आक्रामक रुख केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाला था। विजय के द्रविड़ मॉडल ने राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी हलचल मचाई कि विपक्ष को उनमें एक नया राष्ट्रीय विकल्प दिखने लगा। वहीं केंद्र सरकार इस विद्रोही मॉडल के अन्य राज्यों में फैलने के डर से उन्हें रोकने की रणनीतियां बनाने लगी। पूरा देश इस बात का गवाह बन रहा था कि कैसे एक अकेला राज्य देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक मशीनरी से लोहा ले रहा है।
तमिलनाडु और दिल्ली के बीच का यह संघर्ष किसी महाकाव्य के युद्ध जैसा बन गया था और अब सबको सिर्फ इसी बात का इंतजार था कि इस ऐतिहासिक महासंग्राम का ऊंट किस करवट बैठेगा। अंत में यह पूरी तरह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि ऊपर लिखी गई यह पूरी कहानी, राजनीतिक टकराव और सत्ता का यह महासंग्राम पूरी तरह से एक मनगढ़ंत और काल्पनिक कथा है। असलियत में थलापति विजय वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं हैं और न ही उन्होंने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को कोई चुनौती दी है। इस घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, यह केवल एक राजनीतिक अफवाह है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।